भारत खंडे 9 में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा गोत्र पे। गोत्र व्यवस्था क्या है? ये ऋषियों के द्वारा गोत्र व्यवस्था दी जाती है। पहले 7 ऋषियों के गोत्र थे और उन्हीं से जो है गोत्र चला था। अब तो आज की तारीख में 108 गोत्र हैं। इसमें जाति व्यवस्था नहीं है। मतलब एक गोत्र, जैसे मान लीजिए किसी राजपूत का एक गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, तो वो ब्राह्मण का भी हो सकता है, बनिया का भी हो सकता है, मतलब वैश्य का, और शूद्र का भी हो सकता है। तो ये ऋषियों के अनुसार होता है। मतलब एक ही गोत्र सभी जाति के हो सकते हैं। ठीक, ये बात कंफर्म हो गई। इसके आगे मैं बढ़ाता हूँ। गोत्र की जब मैं चर्चा करूं तो उसके पहले मैं बता देना चाहूँगा कि गोत्र व्यवस्था एक जेनेटिक व्यवस्था है, डीएनए व्यवस्था है, या फिर ये कह सकते हैं क्रोमोजोम की व्यवस्था है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी का निर्धारण होता है कि आने वाली पीढ़ी कैसे होगी। जैसा गोत्र होता है आने वाली पीढ़ी उसी के अनुसार से होती है जो है। अब एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। अभी एक परंपरा चली है, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं, यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे, यूट्यूब के अलावा भी तमाम समाचार में आपको सुनने को मिलता होगा, हमारे सामने तो इस तरीके की तमाम सूचनाएं टकराती रहती हैं कि आजकल लोग कहते हैं मैं कन्यादान नहीं करूंगा। तो पूछा गया भाई कन्यादान क्यों नहीं करोगे? तो कहा कि मैं आधुनिक हूँ। तो कहा आधुनिक कैसे हो तुम? तो कहा कि भाई मैं इन ऋषि मुनियों की परंपराओं को नहीं मानता। भाई भला कन्या का दान कहीं किया जाता है? कन्या तो कोई वस्तु नहीं है ना, कोई पदार्थ नहीं है ना, कोई चीज़ तो नहीं है ना। तो जब कन्या कोई वस्तु पदार्थ चीज़ नहीं तो कन्या का दान क्यों किया जाए? दान तो वस्तु पदार्थ और चीज़ों का किया जाता है। बात तो पहली दृष्टि, मतलब प्रथम दृष्टया तो एकदम समझ में आती है। किसी मनुष्य के सामने जब ये तर्क रख दिया जाएगा तो मनुष्य भी कहेगा बिल्कुल बात सही कह रहे हो, कन्या का दान नहीं किया जाता, वस्तु का दान किया जाता है। लेकिन इसकी गहराई में जाइए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि धर्म क्या कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि धर्म क्या कहते हैं। वस्तुतः कन्यादान जो किया जाता है ना, वो कन्या का दान नहीं किया जाता, गोत्र का दान किया जाता है। तो गोत्र का जब दान किया जाएगा तो दान कैसे किया जाएगा? जो अग्नि होती है, अग्नि के सामने पिता अपने पुत्री के, चूंकि उसी का डीएनए है, आनुवांशिक तौर पे तो उसी की पुत्री है, तो वह पुत्री जो है, जो गोत्र है उसका, उस गोत्र को अग्नि को साक्षी मान करके उसका दान करता है पिता। और जो वर होता है, अग्नि को साक्षी मान करके जो पुत्री होती है उस पुत्री को अपने गोत्र में प्रवेश दिलाता है, वो उसके गोत्र में जाती है। तो अग्नि को साक्षी मान करके गोत्र का दान किया जाता है। और पुत्री जो है, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि पुत्री जो होती है वर के, जिसका वर का जो वर होता है उसका जो गोत्र होता है उसी गोत्र की मानी जाती है। पिता के गोत्र से उसका नाम नहीं लिया जाता, या पिता का गोत्र उसको त्याग देना पड़ता है। पुत्री को वर का गोत्र ही स्वीकार करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस देना पड़ता है। तो पहली चीज पॉइंट ये निकल रही है कि ऋषियों ने जो गोत्र व्यवस्था दी, वहां कन्यादान की जगह पे गोत्रदान आप इसको समझिएगा। कन्यादान को आप गोत्रदान समझ करके ही गोत्रदान कीजिएगा, कन्यादान कीजिएगा, और इस परंपरा का निर्वहन आप कीजिएगा। बगैर धर्म को समझे, बगैर धर्म को जाने उस पर टिप्पणी करना हमें लगता है कि यथार्थ नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो विज्ञान नहीं जान पाया है उसको हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते हैं। और ऋषि मुनियों की परंपरा को समझे बगैर कुछ भी ना समझा जाए, उल जलूल बातें की जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। अब समझिए कि गोत्र है क्या, पूरी बात मैं समझता हूं। अच्छा, एक बात और है कि वंश परंपरा जब चलती है तो पुत्र से ही वंश परंपरा क्यों चलती है? पुत्री से क्यों वंश परंपरा नहीं चलती? ये भी समझने वाली बात है। और दूसरी बात जो है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गोत्र व्यवस्था है ना, पूरी तरीके से वैज्ञानिक व्यवस्था है। वैज्ञानिक व्यवस्था है तो, लेकिन इसको धर्म देखिए बड़ा है, विज्ञान छोटा है। विज्ञान से प्रमाण लेने की धर्म को जरूरत नहीं है, लेकिन आज का जमाना ऐसा आ गया है कि हर बात को विज्ञान से प्रमाण देना पड़ता है और विज्ञान की कसौटी पर उसको खरा उतारना पड़ता है। ये दिक्कत है इस समय। तो आज मैं गोत्र को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारूंगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि भाई अपने वंश, अपने कुल और अपने गोत्र में विवाह ना किया जाए। कोई भी शादी यदि वंश, कुल और गोत्र में होती है तो गलत है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया? कभी आपने सोचा है? देखिए, उसका कारण यह है कि जब वंश, गोत्र और कुल में आप शादी करेंगे तो लड़का जो होगा जो है वो तमाम विकारों के साथ पैदा होगा, या पुत्री जब पैदा होगी तमाम विकारों के साथ पैदा होगी। पाकिस्तान को आप ले लीजिए, पाकिस्तान में तमाम लोग जो है आपस में ही शादी कर रहे हैं, एक ही परिवार में, एक ही वंश में, एक ही कुल में। तो गोत्र तो उनके यहाँ है ही नहीं, गोत्र को तो मानते नहीं। जबकि गोत्र व्यवस्था, मैंने कहा विज्ञान के हिसाब से, विज्ञान के अनुसार खरी है, उस पर खरी उतरती है। तो पाकिस्तान में गोत्र नहीं है, आपस में ही शादी कर ले रहे हैं। धीमे धीमे क्या होगा कि उनके अंदर पाशविकता आ जाएगी और पशुओं का आचरण करने लगेंगे।
उनके अंदर तमाम विकृति पैदा हो जाएगी। और इस तरह के उदाहरण, कई उदाहरण हैं। जब आप जाएंगे देखेंगे तो उदाहरणों से भरे पड़े हैं कि एक ही वंश, एक ही गोत्र और एक ही कुल में जिसने शादी किया है, आने वाली पीढ़ियां जो है विकृता अवस्था को प्राप्त हुई। उनका बच्चा जो पैदा हुआ, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो विकृत अवस्था में धीमे धीमे आ जाता है। उसका माइंड जो है, वो उसका दिमाग ठीक से नहीं काम करेगा, या फिर उसके शरीर में विकलांगता आ जाएगी। कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ कज जिसको कहा जाता है, वो लेकर के आएगा। तो ये भी जो है एक विज्ञान है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वास्तव में होता क्या है, गोत्र क्या है। गोत्र जो है, इससे जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये नहीं होने पाता है। ये पित्रात्मक व्यवस्था है। अब आप कहेंगे कि पित्रात्मक व्यवस्था को, मतलब पितृ सत्ता को आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? तो उसका कारण है, देखिए, जो वंश परंपरा है ये पुरुष से चलती है, स्त्री से नहीं चलती, कभी नहीं चलती स्त्री से जो है। कारण क्या है कि स्त्री के अंदर जो होता है, जब क्रोमोजोम की बात आती है तो उसके अंदर एक्स क्रोमोजोम ही पाया जाता है, वाई नहीं पाया जाता। और पुरुष के अंदर वाई क्रोमोजोम ही पाया जाता है। जब एक्स जो है होता है तो पुत्री पैदा होती है, जब एक्स वाई होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है। तो वाई जो है वो पुरुष से ही आएगा। लेकिन यहाँ फिर देखिए, जब एक्स होता है मतलब तो पुत्री होगी, तो पुत्री के साथ क्या होगा कि यदि अपने वंश में कोई शादी किया है, मतलब एक ही वंश में, एक ही कुल में, एक ही जो है गोत्र में अगर शादी हुई है, तो माना आपके परिवार में कोई बीमारी है पूर्व में, जो आपके पूर्वजों से वो बीमारी आपको प्राप्त होती आई है, और दूसरी तरफ जो है आपने जिससे शादी की तो वो भी उसी कुल का है, उसी वंश का है, उसी गोत्र का है, तो वो बीमारी उसको भी जाएगी। जब दोनों में वो बीमारी होगी तो एक दिक्कत यह आएगी कि दोनों क्रोमोजोम जो है जब एक होंगे तो वो अपने को फिट नहीं कर पाएंगे, और जब फिट नहीं कर पाएंगे तो क्रोमोजोम बीमार पड़ जाएंगे। और वो पूरी तरीके से, देखिए इसमें कहा गया है कि जब एक्स वाई, देखिए ये है, माता का के एक्स में खराबी आई या पिता के एक्स में खराबी आई तो आपस में रिकम्बाइन होकर के मतलब ठीक कर लेते हैं। लेकिन दोनों में अगर खराबी आ जाएगी तो रिकम्बाइन होकर के ठीक नहीं हो पाएंगे, मतलब अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे, और जो इंफॉर्मेशन है ना उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। और आने वाले दिनों में जो है ये विकृति और आगे बढ़ती चली जाएगी, और धीमे धीमे जो है विकृति भयावह स्थिति में आ जाएगी। ये कई जन्मों के बाद तो जो जेनेटिक एरर है वो आ जाएगा, मतलब म्यूटेशन आ जाएगा। तो ये जेनेटिक एरर जो है ये व्यक्ति को जो है विकृता अवस्था में ला करके क्रोमोजोम्स जो है सेल्फ रिपेयरिंग करते हैं। यदि आप एक्स हैं तो सेल्फ रिपेयरिंग हो जाएगा, मतलब पिता एक्स है और अलग अलग वंश से है और अलग अलग कुल या अलग अलग गोत्र से हैं, तो एक ठीक है तो दूसरा उसको रिपेयर कर देगा, एक्स को रिपेयर कर देगा। लेकिन जब एक ही वंश से, एक ही कुल से है, एक ही गोत्र से है, तो रिपेयरिंग नहीं होगी, सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, यही बीमारी फिर आपके पूरे कुल परिवार और गोत्र और वंश में सब आ जाएगी। तो इससे भी बचने की जरूरत है। यदि आप इससे बचते हैं तो कम से कम ये होगा कि आपका गोत्र, आपका वंश, आने वाली पीढ़ी आपकी सुरक्षित रहेगी। अब ये विकार जो है, देखिए इसको हिंदुओं में बहुत प्रमुखता से लिया जाता था। हिंदू लोगों ने समगोत्री शादी कभी नहीं किया। पता लगाया जाता था, यहाँ तक कि माता की पीढ़ी और पिता की पीढ़ी भी ली जाती थी कि पिता की 7 पीढ़ियाँ, माता की 5 पीढ़ियों में शादी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक कहा जाता था कि समगोत्री शादी नहीं होनी चाहिए। समगोत्री का मतलब हो गया कि एक ही गोत्र में, जैसे मान लीजिए किसी की भारद्वाज गोत्र है किसी का, और लड़की का भी भारद्वाज गोत्र है, तो शादी नहीं होगी। मतलब इनका डीएनए एक ही होगा, इनकी जेनेटिक व्यवस्था एक ही होगी, क्रोमोजोम एक ही होंगे। यदि बीमारी इसमें है तो उसमें भी होगी। तो ये जब दोनों होगी तो सेल्फ रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे, ये क्रोमोजोम्स जो है, तो सेल्फ रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे। तो रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, फिर दिक्कत आ जाएगी, बीमारियों का गढ़ बन जाएगा। वो बच्चा विकलांग पैदा होगा, बच्चा की आंख खराब जाएगी, नाक खराब जाएगा, कान खराब जाएगा, या फिर गूंगा बहरा हो जाएगा, या किसी भी प्रकार की विकृति आ जाएगी। तो इससे बचना चाहिए जो है। तो ये ऋषि मुनियों की एक परंपरा थी, बहुत ही गजब की परंपरा थी। उस परंपरा को लोगों ने छोड़ा, त्याग दिया। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि ऋषियों ने ऐसे ही बता दिया? कुछ उनका विज्ञान रहा होगा, कुछ आधार रहा होगा, तभी उन्होंने गोत्र की व्यवस्था अपनाई। आज आधुनिकता के चक्कर में, आधुनिकता को दिखावा करने के प्रयास में लोगों ने सब अपनाना शुरू कर दिया है। जाति को ही कुछ लोगों ने गोत्र मान लिया, गोत्र को कुछ लोगों ने जाति मान लिया। जात अलग होती है, वंश अलग होता है, गोत्र अलग होता है, कुल अलग होता है, लेकिन गोत्र सबसे बड़ी चीज़ है। तो गोत्र का भराव होना चाहिए, और यदि नहीं हो रहा है तो ये दिक्कत की बात है। अब एक बात और है, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि अगर यही स्थिति रही, दैनिक समाचार पत्रों में और अन्य तमाम जगहों पर खबर चली कि धीमे धीमे मनुष्य जो है पुरुष समाप्त हो जाएगा,
पुरुष की पीढ़ी ही समाप्त हो जाएगी। इसका कोई कारण रहा होगा? देखिए, इसका कारण ऋषि मुनि बता रहे हैं, विज्ञान अब जो है खोज पाया है, अब बता रहा है कि लाखों वर्ष बाद, करोड़ों वर्ष बाद पुरुष समाप्त हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें कहा गया है वाई जो है, देखिए वो माता में नहीं होता है, वाई पुरुष में ही होता है। और वाई जब पुरुष में होता है तो सीधी सी बात है कि जेनेटिक व्यवस्था के अंतर्गत एक्स जब होता है तो कोई खराबी जब एक्स में आती है तो एक्स जो है रिकम्बाइन होकर के उसको ठीक कर लेता है। लेकिन वाई का कोई जोड़ा नहीं है, क्योंकि माता के पास वाई नहीं है। तो वाई में जब कोई खराबी आती है तो वाई की खराबी कैसे दूर होगी? तो यहाँ पे रिकम्बाइन तो हो नहीं पाएगा, मतलब जो है सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। और इसी कारण से जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो इंफॉर्मेशन वाई स्टोर नहीं कर पाएगा और तमाम इंफॉर्मेशन को छोड़ता जाएगा। वही कारण है कि 90% इंफॉर्मेशन को वाई छोड़ चुका है। और यही हालत रहा तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद वाई अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को छोड़ देगा और अंत में वाई जो है वो समाप्त हो जाएगा। और वाई समाप्त हो जाएगा तो मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। आप जब एक्स हैं, फिर से समझने का प्रयास कीजिए, एक बार इसको फिर मैं रिपीट कर दूं, हो सकता है पिछली बार समझ में ना आया हो तो रिपीट करना जरूरी है। देखिए, आप अब एक्स हैं और आपने अपने ही परिवार कुल में शादी की और जो वर है उसका भी एक्स है, वो भी उसी परिवार कुल से है। तो जो रोग माता में आएगा वही रोग पिता में आएगा। जब दोनों रोग पिता माता में आएंगे तो ये जो है यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ये बताया गया है कि रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या होता है, एक में जब खराबी होती है दूसरे कुल से कोई दूसरा आया होता है तो उसको दुरुस्त कर लेता है, मतलब एक साथ कंबाइन होकर के जो खराबी होती है उसको दूर कर लेता है, मतलब सेल्फ रिपेयरिंग कर लेता है। तो जब वो सेल्फ रिपेयरिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से ये पूरी विकृति आ जाएगी, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें परिवार में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जेनेटिक व्यवस्था क्या है। देखिए, फिर मैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात जब बात आती है कि लोगों ने प्रश्न किया था कि भारत जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाता है, मतलब यहाँ पितृवंशीय व्यवस्था क्यों है। तो इस पर भी दो बात मैं कह दूँ, उसके बाद बात खत्म कर दूंगा क्योंकि 10-12 मिनट हो गया है। देखिए, पितृवंशीय व्यवस्था सिर्फ इसलिए है कि एक्स जो है दोनों में होता है, माता पिता दोनों में। और एक्स जब माता पिता दोनों में होता है तो वंश परंपरा को ट्रैक करना माता से अगर आप ट्रैक करेंगे तो कठिन हो जाएगा। कुछ दिनों बाद ये दिक्कत आएगी, एक ट्री जो बनेगा, एक जो पेड़ बनेगा तो उसकी जो शाखाएं फूटेंगे तमाम, उन शाखाओं में एक दिक्कत ये आ जाएगी कि माता और पिता दोनों का एक्स है तो आगे चल के घालमेल हो जाएगा, उसको आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन जब पितृ व्यवस्था रहेगी, मतलब ये जो पितृ वंशीय व्यवस्था में वाई जो है एक तरफ से आ रहा है, सिर्फ मतलब पिता की तरफ से आ रहा है। पिता क्या कर रहा है, जो वाई पाया है पिता वो अपने पिता से पाया है और उसका पिता उसके पिता से, उसका पिता उसके पिता से, और जो पिता है इस समय वो अपने पुत्र को, अपने पौत्र को वही वाई दे रहा है, मतलब एक तरफ से आ रहा है, ये माता की तरफ से नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसको ट्रैक करना आसान है। तो ये देखिए पितृवंशीय व्यवस्था इसीलिए अपनाई गई है कि इसको ट्रैक करना आसान है। और वाई चूंकि माता के अंदर नहीं होता, सिर्फ पिता के अंदर होता है और एक तरफ से सिर्फ आता है, इसलिए यहाँ पे पितृवंशीय व्यवस्था अपनाई गई है। और ये पितृवंशीय व्यवस्था ही जो है समाज के लिए अच्छी है। समानता का अधिकार है स्त्री को भी पुरुष को भी, लेकिन चूंकि उसके यहाँ क्रोमोजोम में वाई नहीं पाया जाता, क्रोमोजोम में एक्स वाई सिर्फ पिता के अंदर पाया जाता है। और वंशीय व्यवस्था जब आती है, वंशावली जब आती है, तो वंशावली में पितृ का एक तरफा वाई है, इस वजह से उसको ट्रैक करना आसान होता है, इसलिए यहाँ पितृवंशीय व्यवस्था है। 60 में अगर मैं कहूँ तो यही है। इसलिए गोत्र की व्यवस्था देखिए इसलिए अपनाई गई है कि रोगग्रस्त लोग ना हों और रोगों से बचाव के लिए, विकृतियों से बचाव के लिए यह व्यवस्था अपनाई गई है। और पुत्र पिता के गोत्र को ही प्राप्त होता है, पुत्री के गोत्र को जो है, पुत्री से कोई गोत्र नहीं चलता है। जब भी वंश परंपरा बढ़ेगी पिता के गोत्र से ही बढ़ेगी, पिता पुत्र के गोत्र को पाएगा, पुत्र पुत्र के गोत्र को पाएगा। कहने का मतलब वाई जहाँ जहाँ जाएगा वही व्यवस्था अपनाई जाती रहेगी। तो मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऋषि मुनियों की सोच तो देखिए कि जेनेटिक एरर आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा और जब विकृति आ जाएगी तो कैसे सेल्फ रिपेयरिंग होगी। और एक्स वाई जो अब खोज पाया है विज्ञान, उसको कितने पहले
गोत्र के जरिए हमारे ऋषिमुनियों ने बता दिया था कि कितनी बड़ी बात है जो है कि क्रोमोजोम यूनिक नहीं होता, वो महिला वंश में आगे नहीं बढ़ता कि माँ बेटी से आगे जाएगा, क्योंकि वो माता पिता दोनों से आता है। ये सब पहले ही बता दिया गया है। कितनी बड़ी बात इन्होंने बता दी। लड़की की वंशावली को उसके माँ से जोड़ते जोड़ते जब जाएँ तो एक समय बाद वंशावली को ट्रैक करना आसान नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात है जो है, क्योंकि क्रोमोजोम XX माता पिता दोनों में आता है। ये सब बड़ी बातें जो है बताई गई है कि क्रोमोजोम की अगर खूबी, सबसे बड़ी खूबी होती है कि सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम उसके अंदर होता है। सिस्टम में अगर कोई खराबी आ गई जो है तो वो अपने को जेनेटिक एरर को दुरुस्त कर लेता है, म्यूटेशन की स्थिति को भी वो दुरुस्त कर लेगा जो है, और खुद को रिपेयर करता चलता है। ये सब कितनी जानकारी हमारे ऋषिमुनियों ने बहुत पहले दी थी। वही जानकारी तो विज्ञान खोज रहा है, उसी जानकारी को तो बताया जा रहा है। तो हमें अपने ऋषि मुनियों पर गर्व करना चाहिए और धर्म पे तब तक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए जब तक कि हम ये जान ना जाएं कि धर्म क्या कहना चाहता है। और उसका भाष्य लिख करके तमाम लोगों ने अपने अपने अनुसार जिसकी चेतना का विस्तार जितना था उसके अनुसार उन्होंने उसका भाष्य लिखा, उसकी व्याख्या की, और व्याख्या करके गलत सही समाज में परोस दिया और लोगों ने उसी को एक्सेप्ट कर लिया। ये दिक्कत हम लोगों के सामने है जो है। इस दिक्कत से भी हम लोगों को बचने की ज़रूरत है। तो मैं अपनी बात को इसी बात पे समाप्त करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगले किसी वीडियो में पुनः मैं आपसे मिलूंगा किसी विशेष विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।